नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल विद्यार्थी हेल्प सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का एक ऐसा चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो केमिस्ट्री से संबंधित है और एग्जाम में यहाँ से अधिकांश प्रश्न आते हैं। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैं बताना चाहूँगा केमिस्ट्री की कुल 6 वीडियो आएगी और 6 वीडियो के बाद आपको कभी भी केमिस्ट्री में कोई डाउट नहीं होगा और सारे क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आते हैं वो यहीं से ही आएंगे। और मैं बताना चाहूँगा मैं पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा 6 वीडियो में। आज का जो मेरा पहला वीडियो है वह है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन यानी कि चेंजिंग क्या होता है, चेंजेस क्या होता है। बात करें परिवर्तन का तो जब किसी पदार्थ के, या आप कह सकते हो कि जब किसी पदार्थ के स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज होता है उसे परिवर्तन कहते हैं। और ये परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन। पहला है भौतिक परिवर्तन, इसे कहते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इसे कहते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस। तो आप कह सकते हो जो परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो यहां तक क्लियर हो गया कि परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बाद, वह होता है इसके बाद परिभाषा क्या होता है इसको देखते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन क्या है, तो इसका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसका मूल स्वरूप पुनः प्राप्त किया जा सके उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास मान लीजिए पानी है, अब पानी को फ्रिज में रखेंगे और उसे बर्फ बना देंगे तो परिवर्तन तो हो गया। अब पुनः अगर हम चाहें उस बर्फ को पानी बनाना तो ये आसान है, यानी कि हम पुनः पानी को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ऐसा परिवर्तन जिसका मूल स्वरूप पुनः प्राप्त किया जा सके उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसका मूल स्वरूप पुनः प्राप्त किया जा सके उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लिखो, जैसे जल को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। फिर अगर हम बर्फ को गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। जल को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं ऐसा परिवर्तन जिसका मूल स्वरूप पुनः प्राप्त किया जा सके उसे भौतिक परिवर्तन
कहते हैं। एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसे देखें तो आप नोट लिखिएगा कि भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल कहते हैं इसको इंग्लिश में, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा वह रिवर्सिबल होता है, यानी कि पुनः उसकी अवस्था में परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन हम कहेंगे ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के मूल स्वरूप में, मूल स्वरूप में पुनः नहीं लाया जा सकता है, पुनः नहीं लाया जा सकता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के मूल स्वरूप में नहीं लाया जा सकता। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के रूप में देखें दूध। अब मान लो दूध हमारे पास है, अब दूध को हम बना लिए दही, दूध से दही बन जाएगा, तो इजी प्रोसेस है। लेकिन अगर दही को पुनः दूध में लाना होगा तो पॉसिबल नहीं है। दूध से दही बनाना तो आसान है, लेकिन दही को दूध बनाना इम्पॉसिबल है। तो हम कहेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के मूल स्वरूप में पुनः नहीं लाया जा सकता, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, आप चाहे नोट में लिख लेना कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, या इसे इरिवर्सिबल भी कहते हैं। यानी कि एक बार इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, पुनः इसकी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। क्लियर हो गया? यानी कि एक बार दूध से दही बन गया, पुनः दही को दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये हमारा जो फंडा था वो क्या था? परिवर्तन। क्लियर हो गया यहां तक? अब जो हमारा नेक्स्ट चीजें आती हैं, अभी मैंने आपको बताया 2-3 घटना हुआ था, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो शायद एक कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा डाउट। इसके बाद अगला हमारा आता है, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल दिया था। एक एग्जांपल था कि जल था, जल को हमने चेंज किया किसमें? तो कहोगे सर जल को हमने चेंज किया और मैंने बना दिया बर्फ। अब फिर दूसरी घटना थी, हमारे पास दूध था, दूध से क्या बना था? हमारा दही बना था। 2 घटनाएं घटी है, एक जल से बर्फ बना है, दूसरा दूध से दही बना है। अगर हमारा जल है, जल से बर्फ बना, तो जल हो जाएगा इसमें अभिकारक, अभिकारक, ऐसे अभिकर्मक कहते हैं, ऐसे रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट क्या बना है? बर्फ, बर्फ हो जाएगा उत्पाद, उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं।
यहां सेम कंडीशन हुआ, जो दूध है अभिकारक हो गया, अभिकारक। दही क्या है? तो दही उत्पाद है। अब आप पूछोगे कि अभिकारक होता क्या है, उत्पाद होता क्या है? याद रखिएगा, जो हमारा अभिकारक होता है, अभिकारक जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, बात करें अभिकारक या रिएक्टेंट का, तो इसे हम इजीली कह सकते हैं ऐसा पदार्थ जिसमें परिवर्तन होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि परिवर्तन तो दूध में ही होगा ना। अब दूध में परिवर्तन होगा तब दही बनेगा। सेम कंडीशन यहां। अब यहां जो परिवर्तन होगा जल में ही होगा। अब क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसा पदार्थ जिसमें परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगला हमारा आएगा उत्पाद। उत्पाद, इसे प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट। अब उत्पाद क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऐसा पदार्थ या अभिकारक में परिवर्तन होने के बाद, अभिकारक में परिवर्तन होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। अभी देखो, मैंने एक रिएक्शन दिया कि दूध है, दूध से क्या बन रहा है? दही बन रहा है। दूध से क्या बन रहा है? दही बन रहा है। अब दूध में परिवर्तन होगा, और जिसमें परिवर्तन होगा वो क्या होगा? अभिकारक होगा, अभिकारक होगा। बात करें दही का, अब अभिकारक में परिवर्तन होने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो दही नया पदार्थ है, क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। तो जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक में परिवर्तन होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अब अभिकारक और उत्पाद दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जो मेन बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया ये इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या होता है? तो याद रखिएगा, अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया, उत्पाद बनने की क्रिया, अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैंने बताया कि दूध है। अब दूध में परिवर्तन होगा, यानी कि दूध अभिकारक है।
अब अभिकारक में परिवर्तन हो गया, क्या बना? दही बना। तो मैंने कहा याद रखिएगा, अब दूध से क्या बन रहा है? दही बन रहा है, ठीक। जिसमें परिवर्तन हुआ, दूध में क्या बना? दही बना। तो जो पूरी क्रिया होगी ना, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। या आप ऐसे भी कह सकते हो, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में समझिएगा, अभी देखिए हमारे पास क्या है, HCl प्लस NaOH है। अब यहाँ रिएक्शन हुआ तो इससे बाहर क्या होगा? हमें HCl और Na आपस में क्रिया करेगा तो बनेगा क्या? NaCl और प्लस H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। अब HCl प्लस NaOH ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अभिकारक है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होगा, अभिकारक होगा। अब बन क्या रहा है? यहां से बन रहा है NaCl और H2O, यानी कि यहां से उत्पाद बन रहा है। तो मैंने बताया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, माने कि जब अभिकारक में परिवर्तन हो करके उत्पाद बनेगा, क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अगर पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो याद रखना, अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार? तो इसमें जो पहला होगा इसका होता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। क्या होता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया? इसका हो जाएगा जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे कलीचूना कहते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हमने मान लो पानी में डाला, H2O में डाला। जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालोगे, वैसे ही एक रिएक्शन होगा, बनेगा क्या? बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस इसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अब देखोगे यहाँ पे इजीली वे में, यहाँ पे दो अभिकारक है, एक अभिकारक यहाँ पे है, एक अभिकारक यहाँ पे है, तो 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब कितना उत्पाद है? एक उत्पाद है। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के
किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। लेकिन एक चीज आप देख रहे हो, इसमें हो क्या रहा है, अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, उष्मा। आपने घर पे रिएक्शन किया होगा, मान लीजिए कभी ऐसा घर आपके यहाँ पेंटिंग होता होगा तो जो चूना आता है, चूना को हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। जैसे चूना को पानी में डाला गया होगा, उसमें से उष्मा निकलती है, गर्माहट निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उष्मा निकल रही है किसमें, ए, जब हम रिएक्शन करवाते हैं संयोजन रासायनिक अपक्रिया में। तो यदि किसी रासायनिक अपक्रिया करवाने के बाद उसमें उष्मा निकले तो याद रखना उसे कहते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। क्षेपी मतलब क्या होता है, प्राप्त होना, निकलना। तो यहां लिखेंगे उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया, उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। इसका हो जाएगा यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है, उसे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रहा है और रासायनिक अपक्रिया होने के बाद मुझे उष्मा मिले, उष्मा की प्राप्ति हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। यानी कि यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में उष्मा की प्राप्ति होती है या उष्मा निकलती है, उसे उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, वहां भी क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया होगी। जैसे मान लीजिए हमारा श्वसन की क्रिया है, तो श्वसन की क्रिया भी क्या है, उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया होती है। तो आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं पॉइंट को, फिर समझते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा उष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया। क्या आएगा, उष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया, या उसे कहेंगे हम, पहले देखिएगा वियोजन रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। वियोजन रासायनिक अपक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। क्या होता है वियोजन रासायनिक अपक्रिया? अगर हम बात करें वियोजन रासायनिक अपक्रिया का, इसका होगा ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है उसे वियोजन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया
कहते हैं। यानी कि कोई एकल अभिकारक रहेगा और एकल अभिकारक टूट के दो खंडों में टूटेगा। एक हमारा हो जाएगा ऐसा कुछ, मान लीजिए हमारे पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हम उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट दो खंडों में टूट जाएगा। एक हो जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां देख रहे हो अभिकारक एक ही है, लेकिन जो उत्पाद है वह दो खंडों में टूट गया, यहां पे और यहां पे। तो अभी यहां पे देखेंगे दो उत्पाद हो गया, अभिकारक एक है। जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा तो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा वियोजन रासायनिक अपक्रिया। यहां पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे, यहां पे उष्मा भी लगती है। बिना उष्मा दिए ये दो खंडों में टूटेगा नहीं। तो इस लिहाज से हम कहेंगे इसको, अगर कोई रासायनिक अपक्रिया होने के लिए उष्मा चाहिए तो उसे कहते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। इसे कहते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है? तो आप कह सकते हो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर पूछे उष्मा शोषी क्या है तो याद रखना, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया करवाने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी हमारा दो रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हुआ, एक हमारा संयोजन, एक हमारा वियोजन। बात करते हैं संयोजन रासायनिक अपक्रिया का। उसका हो जाएगा ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे कहते हैं संयोजन रासायनिक अपक्रिया। दूसरा है वियोजन रासायनिक अपक्रिया। इसमें था कि जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे कहते हैं वियोजन रासायनिक अपक्रिया। तीसरा हमारा आता है विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। विस्थापन रासायनिक अपक्रिया, या इसे कहेंगे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। आइए देखते हैं कि विस्थापन रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो याद रखना, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या परमाणु विस्थापित होते हैं, तत्व या परमाणु विस्थापित होते हैं, परमाणु विस्थापित होते हैं, उसे विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं।
अभी एग्जाम्पल में समझाने तो हम ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास है जिंक है या जिंक क्लोराइड है ZnCl2 प्लस क्रिया करवाते हैं कापर से तो टूटेगा। तो अभी ये जो हमारा Cu है ना, ये तत्व है या परमाणु है, आकर के यहाँ क्रिया करेगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CuCl2 और प्लस जिंक बाहर हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में तत्व या परमाणु विस्थापित हो रहा है तो उसे हम कहेंगे विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। अगर एग्जाम में पूछे कि विस्थापन रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, तो यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में तत्व या परमाणु विस्थापित होते हैं उसे विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। अगला हमारा है द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। देखते हैं क्या होता है द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया बात करें अगर हम द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया का, तो इसका हो जाता है ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 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 आयन विस्थापित होते हैं, जिसमें आयन विस्थापित होते हैं, आयन विस्थापित होते हैं उसे द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया, द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो याद रखना, इसे कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयन विस्थापित होते हैं उसे द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं HCl, एग्जांपल में देखिएगा HCl प्लस NaOH, तो ये H पर प्लस साइन होता है, Cl पर माइनस साइन होता है, वैसे Na पर प्लस OH पर माइनस साइन होता है। अब H प्लस इस OH माइनस साथ जुड़ जाएगा और NaCl के साथ जुड़ जाएगा तो बनाएगा NaCl और प्लस H2O। तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया में आयन विस्थापित होता है उसे द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास है सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और एक क्रिया करता है। याद रखिएगा जो हमारा Na2SO4 है वो एक्वस है, यानी कि जलीय विलयन है। एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन। अब क्रिया करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, ये भी हमारा कैसा है तो एक्वस में है। ठीक है, और इससे जब क्रिया करने के बाद हमारा बनता है BaSO4 और ये हमारा आएगा सॉलिड में, यानी कि ठोस रहेगा। यहाँ पे S लिख लीजिएगा और प्लस हमारा मिलेगा 2NaCl, ये भी हमारा लिक्विड रहता है। तो याद रखिएगा, जब मैंने बताया कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयन विस्थापित होते हैं, अभी इसमें आयन विस्थापित होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब A जो प्लस है इस माइनस के साथ जुड़ गया और जो A प्लस है इस माइनस के साथ जुड़ गया, और जो रासायनिक अपक्रिया होता है आयन के विस्थापन होने के कारण उसे कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। यानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयन विस्थापित होते हैं उसे द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, यहाँ पे दोनों अभिकारक जलीय है और एक ठोस मुझे मिल रहा है, तो अगर ऐसा अपक्रिया मिले उसे कहते हैं अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया। क्या होता है तो याद रखिएगा,
ऐसी रासायनिक अपक्रिया, पहले हेडिंग बनाते हैं, अवक्षेपण अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया, अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया, अभिक्रिया। तो बात करें अगर हम अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया का, तो उसका हो जाएगा, यदि यदि किसी अभिक्रिया में यदि किसी अभिक्रिया में दो जलीय अभिकारक मिलकर दो जलीय अभिकारक मिलकर किसी एक ठोस उत्पाद का निर्माण करे तो ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो जलीय अभिकारक मिलकर के किसी एक ठोस का निर्माण करेगा, क्या कहलाएगा? तो आप इजीली कह सकते हो, उसे हम कहेंगे अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया। यदि किसी अपक्रिया में दो जलीय अभिकारक मिलकर के किसी एक ठोस उत्पाद का निर्माण करे तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, ऐसी अपक्रिया कहते हैं अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया। इसके बाद दो चीजें और हमारा बचा है, उसे पढ़ते हैं। एक हमारा होगा संक्षारण और एक होगा हमारा विकृत गंधिता। देखते हैं अगली अपक्रिया में कौन कौन सी अपक्रिया है, तो याद रखना। पहला है हमारा संक्षारण और विकृत गंधिता। अगला हमारा है संक्षारण। बात करें संक्षारण, तो संक्षारण शब्द से आप परिचित होंगे। क्या होता है? देखो, जब कभी होता क्या है, हमारे पास मान लो कोई लोहा है या कोई ऐसा मेरे पास धातु है या चांदी है, अगर हम कुछ दिन के लिए इसे बाहर रख दें तो क्या होता है? तो आप देखोगे उसमें काले रंग का या भूरे रंग का एक परत जम जाती है, ठीक है ना? तो वही क्या कहलाता है? इसे हम जंग लगना कहते हैं, मूर्छा कहते हैं, ये उसे हम संक्षारण कहते हैं। तो इसे लिखेंगे, जब किसी लोहे या इसी प्रकार के किसी धातु को आर्द्र वायुमंडल में रखा जाता है तो अम्लीयता या आर्द्रता के कारण उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं।
संक्षारण कहते हैं, या जिसे जंग लगना कहते हैं, जिसे जंग लगना कहते हैं। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब हम किसी लोहे या ऐसी धातु को खुले वायुमंडल में रखेंगे तो उसमें अम्लों के कारण या आर्द्रता के कारण उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, कोरिजन कहते हैं, ठीक है ना। और जंग लगना मतलब रस्टिंग, इसे रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर का एक आखिरी पॉइंट है, आखिरी बिंदु है, जिसका नाम क्या है? तो याद रखना, इसका नाम है विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता, ठीक है ना। बात करें अगर हम विकृत गंधिता का, इसमें क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई तैलीय या वसी खाद्य पदार्थ, मान लीजिए जैसे हमारे पास पनीर की सब्जी बनी है, या हमारे पास कोई ऐसा तैलीय चीज है। अगर हम तैलीय चीज को कहीं रख दें तो उसमें क्या होगा? तो उसमें उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है, और इसके कारण जो उसका स्वाद है बिगड़ जाता है, उसमें गंध आ जाती है। उसे ही कहते हैं विकृत गंधिता। तो आप कह सकते हो, जब किसी तैलीय या वसीय खाद्य पदार्थ को खुले में रखा जाता है, तो उसका उपचयन हो जाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसमें एक गंध उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसमें एक गंध आती है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। उसे विकृति गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विकृति गंधिता कहते हैं। जैसे आप देखोगे ना, जो हमारे पास चिप्स आता है पैकेट में, या जो भी चीजें आती है ना, उसमें गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी होती है? जिससे उसका उपचयन ना होने पाए। जब उपचयन नहीं होगा तो उसमें स्वाद बिगड़ेगा नहीं, अर्थात विकृत गंधिता नहीं होगी। तो इसी प्रकार से आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। 2-3 चीजें बची है, जो कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें उसे अलग से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे उसे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उसको विस्तार से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।